एपिसोड की शुरुआत होती है जब ए किंग के पापा शराब पी लेते हैं और ए किंग उन्हें कमरे में जाकर आराम करने को कहती है। उसी वक्त वू बाई, जो पहले ही काफी ज्यादा पी चुका होता है, जिद करता है कि वो अपने बड्डी यानी ए किंग के पापा के साथ और पीना चाहता है। ए किंग को समझ आ जाता है कि वू बाई बहुत ज्यादा नशे में है, तो वो उसे पानी पीने और घर वापस जाने के लिए कहती है। वू बाई थोड़ा विरोध करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। हालांकि उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो काफी टल्ली हो चुका है। उसका दिशा सेंस भी चला जाता है और ए किंग को उसे गाइड करना पड़ता है। जब ए किंग उसे उसके कमरे तक ले जा रही होती है तो वो प्यार से उसे डांटती है कि उसने इतना क्यों पी लिया, जबकि उसने अपने पापा को पहले ही बता दिया था कि वू बाई को शराब से एलर्जी है। वो माफी भी मांगती है कि उसके पापा ने फिर भी उसे पिला दिया। वू बाई बहुत नशे में होता है और सिर दर्द की शिकायत करता है। ए किंग उसका ध्यान रखती है, उसे आराम करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वो उसके लिए शहद वाला पानी लाएगी। वू बाई उससे कहता है कि वो उसके पास ही रहे, लेकिन ए किंग उसे समझाती है कि वो बस 5 मिनट के लिए जा रही है। उधर घर के दूसरे हिस्से में कैन के की टीम के कुछ सदस्य किचन से आने वाली आवाजें सुनते हैं। उन्हें लगता है कि कैप्टन वू बाई किचन में कुछ खाने गया है, तो वो भी मजे से वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। मजाक में कहते हैं जिसने आवाज सुनी उसका भी हिस्सा बनता है। शेन जे और बाकी लोग आपस में खाना और बग्स को लेकर मजाक करते हैं। वापस बेडरूम में ए किंग लौटकर वू बाई का ध्यान रखती है, उसे पानी पिलाती है और यकीन दिलाती है कि वो आराम से सो जाए। तभी टीम वहां आ जाती है और वू बाई को पकड़ लेती है जब वो चुपके से कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उन्हें उसमें शराब की बू आती है और वो पूछते हैं कि उसने क्यों पी। वो बाई कुल अंदाज में बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पापा ने उसे पिलाया, और बस इतना बोलते ही उसकी रिलेशनशिप का राज खुल जाता है। टीम हैरान रह जाती है और फौरन सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। वो लोग अंदाजे लगाने लगते हैं कि वू बाई की गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है। कुछ मजाक में कहते हैं कि शायद वो रिसेप्शनिस्ट हुआंग है, या मिस्टर श्यांग की सेक्रेटरी जू, या फिर रैप टीम की लीडर जो। और हर गेस्ट का आधार होता है उनका फ्लर्ट करना, ब्रेकफास्ट देना या गिफ्ट्स लाना। वो भाई हर गेस्ट को साफ मना कर देता है। उसकी टीम उसका मजाक उड़ाती है कि उसका रिश्ता कितनी जल्दी आगे बढ़ गया। पूछते हैं कि क्या उसके फादर इन लॉ उसे पसंद करते हैं। वो भाई कहता है वो तो मेरा बड्डी है, और साफ दिखता है कि वो बिना सोचे समझे धीरे धीरे पूरा सच बता रहा है। टीममेट्स मजाक करते हैं कि अब तो ट्रीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाई ने सबसे अपना रिलेशनशिप छुपाया। वो बाई बहाना बनाता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है ताकि और सवालों से बच सके, लेकिन टीम फिर भी मजाक में उसके पीछे पड़ी रहती है। फिर जब वो बाई अपने कमरे में वापस जाता है तो ए किंग उससे उन लड़कियों के बारे में पूछती है जिनका जिक्र वो 97 से कर रहा था। लेकिन तभी वो बाई अचानक ए किंग को किस कर लेता है। अंत में जब सब शांत हो जाता है, ए किंग चुपके से निकलने की कोशिश करती है। वो बाई उसे छोड़ने आता है। दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई देख ना रहा हो, लेकिन कैन के टीम के सारे मेंबर्स उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। सब शॉक में होते हैं। एक लड़का कहता है मुझे तो लगा था कि इसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब वो बाई इतना रिजर्व और करियर फोकस्ड लगता था कि किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। फिर वो लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ, वो सच में लड़की ही थी। इसके बाद उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो कौन है, कहाँ से आई है, सुंदर है क्या उसे भी रोबोटिक्स का शौक है। तुरंत शेनजे कहता है नहीं, ट्रस्ट करो, उसे सब पता है। यानी इशारा मिलता है कि वो लड़की वू बाई के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। फिर कोई पूछता है क्या वो ए किंग जितनी अच्छी है। ये सुनकर सब थोड़े चुप हो जाते हैं, किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। फिर एक इमोशनल और सीरियस बातचीत शुरू होती है। वांग हाओ पूछता है रिटायर होने के बाद क्या प्लान है। शाओमी जवाब देता है कि शायद वो अपनी मम्मी के कन्वीनियंस स्टोर में मदद करेगा। फिर थोड़ा मजाक करते हुए कहता है अगर मैं शंघाई में मिल्क टी की दुकान खोलूं तो क्या अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वांग हाओ तुरंत कहता है नहीं, ये तुम्हारी टैलेंट की इंसल्ट होगी। यानी सबको लगता है कि शाओमी कहीं ज्यादा काबिल है। फिर वांग हाओ एक टॉप क्लब्स की रिक्रूटमेंट लिस्ट दिखाता है और शाओमी से कहता है कि एक बार और सोच ले। शाओमी धीरे से मना करता है, कहता है कि उसने अब रिटायर होने का फैसला ले लिया है और अब वापसी नहीं करना चाहता। तभी वांग हाओ इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि हम सब अलग हो जाएं। वो सोलो का पुराना घर याद करता है, बताता है कि उसने वो घर खरीद लिया ताकि एक दिन सब फिर से एक साथ रह सकें। शाओमी उसे याद दिलाता है कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि इस ट्रांजिशन को आसान बनाएंगे। दोस्ती में थोड़े जज्बात आ जाते हैं, लेकिन वांग हाओ उसके फैसले की इज्जत करता है। आखिरी में वांग हाओ कहता है सोलो हमेशा यहीं रहेगा, जब भी चाहो वापस आना, ये तुम्हारा घर है। तभी सुचेंग कमरे में आती है थोड़ी हिचकिचाते हुए, लेकिन शाओमी कहता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। वो कहता है कि अब पैकिंग करने जा रहा है और सजेस्ट करता है कि कभी मिलकर खाना खाएंगे। रिटायरमेंट को लेकर बात होती है। सुचेंग भी मानती है कि शाओमी के लिए अभी रिटायर होना शायद सबसे अच्छा फैसला है। फिर वो बात का विषय बदलती है और वांग हाओ को थैंक यू कहती है कि उसने शियाओ आई को उसके साथ रहने दिया।
वांग हाउ स्वीकार करता है कि शायद सुचेंग सही थी, शियाओ आई का उसके साथ रहना बेहतर रहेगा। वो बताती है कि स्कूल और हॉस्पिटल का अरेंजमेंट हो गया है। वांग हाउ कहता है कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो उसका फोन 24/7 ऑन रहता है। सुचेंग उसकी सराहना करती है और कहती है कि उसने पहले ही बहुत कुछ किया है। वो वादा करती है कि शियाओ आई का अच्छे से ख्याल रखेगी। जाने से पहले वांग हाउ उसे धीरे से कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। सुचेंग जवाब देती है, डोंट वरी। फिर उल्टा वो उसकी फिक्र करती है, तुम हमेशा दूसरों का सोचते हो, अपने बारे में कब सोचोगे। वो उसे याद दिलाती है कि उनका ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। वांग हाउ सिर्फ अपनी टीम और सपनों में खोया रहता था और उसने सुचेंग की फीलिंग्स को नजरअंदाज किया। वो कहती है, अब तो हम यंग भी नहीं रहे, कभी तो अपने लिए भी जीना सीखो। वांग हाउ बस चुपचाप थैंक यू कहता है। सुचेंग उसे फिर से कहती है कि अपना भी ख्याल रखे और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है बिना किसी फेयरवेल के। ये एक सॉफ्ट इमोशनल गुड बाय था जो उनके बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाता है। तभी बाओ ना थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुमने अपनी बेटी को जाने दिया, क्या तुम उसके बिना रह पाओगे? वांग हाउ शांतिपूर्वक जवाब देता है कि उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। वो रोज काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसकी बेटी के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। सुचेंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी है ताकि वो फुल टाइम उसका ध्यान रख सके। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसका माँ के साथ रहना बेहतर है। बाओ ना फिर भी कहता है, शियाओ आई तो तुम्हारी पूरी दुनिया है। लेकिन वांग हाउ कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। उधर सुचेंग किंग से मिलती है, बताती है कि वह पर्सनल ट्रांजिशन के काम के लिए वीकेंड पर भी ऑफिस आ रही है। एकिंग उसकी डेडिकेशन की तारीफ करती है। तब सुचेंग कहती है, मैं शियाओ आई को लेकर विदेश जा रही हूँ। एकिंग पूछती है, तो फिर KNK का क्या होगा? सुचेंग बताती है कि उसने रिजाइन कर दिया है। जब तक कोई अर्जेंट जरूरत ना हो वो वापस नहीं आएगी। फिर सुचेंग कहती है, उस वक्त शियाओ आई और मैं तुम और वांग हाउ के ब्रेकअप का कारण बने। मैं हमेशा तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एकिंग शांत रहती है और कहती है, वो सब पुरानी बातें हैं। दोनों एक दूसरे को धन्यवाद कहती हैं और अलग हो जाती हैं, एक शांत क्लोजर के साथ। अगले सीन में एकिंग शाओमी से पूछती है कि अब वो आगे क्या करेगा। शाओमी मजाक में कहता है कि अब वो अपनी मैग्निफिसेंट कन्वीनियंस स्टोर को संभालेगा। उसके टीममेट्स हैरान हो जाते हैं, थोड़ा इमोशनल भी। वो कहता है, इसलिए तो आज बताने आया हूँ। फिर माहौल हल्का करने के लिए एक लास्ट गेम की बात होती है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं, चीयरिंग, चिल्लाना, मजाक, हर इमोशन उस गेम में झलकता है। रूल होता है, जो हारेगा वो 1 महीने तक सबकी यूनिफॉर्म्स धोएगा। फिर 2 टीममेट्स शाओमी और लिनिन को अपने कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं। अगले सीन में शाओमी जाने के लिए तैयार होता है। लिनिन इमोशनल होकर फिर पूछता है, ब्रदर शाओमी, क्या तुम सच में जा रहे हो? तभी एक टीममेट कहता है, तुम कब बड़े बनोगे? रो क्यों रहे हो? लिनिन जवाब देता है, तू भी तो रो रहा है। शाओमी कहता है कि वो फिर मिलेंगे, लेकिन एहसास भारी है, गुड बाय का वक्त आ चुका है। एक टीममेट पुराने दिनों को याद करता है, जब टीम सोलो टूट गई थी। उसे लगा था कि शायद अब सब कभी साथ नहीं आ पाएंगे। जब वांग हाउ ने उसे SP में बुलाया तो उसे एक नई उम्मीद मिली। फिर शाओमी और एकिंग आए और उसे लगा कि अब सब हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब शाओमी जा रहा है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसकी सोच थोड़ी बचकानी थी। जब बाओ ना ने शाओमी को टीम 2 में भेजा तो उसे लगा कि शायद वो कुछ कर सकता है, अगर कोशिश करे तो शायद शाओमी रुक जाए। लेकिन आखिर में वो कहता है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, सब कुछ परमानेंट नहीं होता। एकिंग कहती है कि शुरुआत में उसे लगा कि शाओमी इसलिए जा रहा है क्योंकि वो रिटायरमेंट का सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद उसे लगता है कि शाओमी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अच्छी यादें छोड़कर जाना चाहता था, न कि किसी को तकलीफ में डालकर। शायद ये उसका खुद का फैसला था, न कि किसी डर की वजह से लिया गया। इसके बाद कन्वर्सेशन टीम के अगले स्टेप्स पर शिफ्ट होती है। ज्यादातर टॉप क्लब्स से मुकाबले हो चुके हैं, अब सिर्फ KNK बचा है। टीम डिसाइड करती है कि वे KNK को चैलेंज करेंगे ताकि अपनी ताकत साबित कर सकें, लीग की बेस्ट न्यूकमर टीम के तौर पर। वू बाई कहता है कि वो तभी कंसीडर करेगा अगर वो शेनजे को हरा दे। बाओ ना कहता है, ताओ की ताओ, जो ताओ ताओ का कैप्टन है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेनजे का कंपटीशन चल रहा होता है। एकिंग बताती है कि ताओ को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्लेयर माना जा रहा है, सीजन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स। लेकिन पिछले शंघाई मैच में हारने के बाद उनके सारे स्पॉन्सर्स ने फंडिंग वापस ले ली है। अब उनकी टीम महीने के अंत तक डिसबैंड हो जाएगी। ताओ चाहते हैं कि उनकी पूरी टीम किसी नए क्लब में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उनके टीममेट्स का लेवल SP के स्टैंडर्ड्स के लायक नहीं है, जिससे सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है। वू बाई ताओ को KNK में 3 हफ्ते की ट्रायल ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। ताओ खुद बहुत स्किल्ड है। अगले सीन में 97 और जोई बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ताओ बहुत स्किल्ड है, उसने लगभग शेनजे के साथ मैच ड्रा कर लिया था, लेकिन उसकी टीम काफी वीक है। फिर भी वू बाई को ताओ की पोटेंशियल पर भरोसा है और वो उसे और ऑब्जर्व करना चाहता है। टीम डिनर।
जो ताओ के वेलकम के लिए रखा गया था वहाँ टेंशन बढ़ जाती है। शेनजे डिनर स्किप कर देता है। ताओ की एंट्री से वो साफ तौर पर अपसेट है। बाकी मेंबर्स इस सिचुएशन पर थोड़ा मजाक भी करते हैं। इसे एक पैलेस ड्रामा की तरह बताते हैं, जहाँ एक नया सदस्य ताओ पुरानी हायरार्की शेनजे को डिस्टर्ब करता है। जब ट्रेनिंग शुरू होती है, ताओ और शेनजे को एक सिम्युलेटर के जरिए पेयर किया जाता है। ताओ को नेविगेशन और शेनजे को अटैक का रोल दिया जाता है, लेकिन दोनों की स्ट्रैटेजीज क्लैश करती हैं। ताओ ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच रखता है और रिस्क लेने से बचता है, जो शेनजे को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये कायरता है और अनमैनली है। दोनों की पर्सनालिटी और खेलने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से टेंशन और क्लैश बढ़ता है। शेनजे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अंतिम सीन में वूबाई शेनजे को समझाता है कि भले ही ताओ का स्टाइल उसे पसंद न आए, लेकिन उसका डिफेंसिव अप्रोच असरदार है। इसी वजह से उसे न्यू कमर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। वो याद दिलाता है कि उनकी खुद की टीम तब हारती थी जब दूसरी टीमें उनके पेस को कंट्रोल कर लेती थीं, और यही ताओ की स्ट्रैटेजी है। वूबाई शेनजे को एडवाइस करता है कि वो अपने इमोशन साइड में रखे और टीम को नर्डिनेशन पर ध्यान दे, ताकि टीम और भी बेहतर हो सके। शेनजे गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।